डाइपोल वाले क्वेश्चंस में किसी को समझना था क्या कुछ डाइपोल्स वाले में? वो एक बार ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करवा देते। ट्रायंगुलर वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? 1 मिनट में। अरे अच्छा, सर्दियां आ गई है ना? मैम क्वेश्चन नंबर 4। ओके। अरे बाप रे, मैं तो एक मिनट, ओपन होने में थोड़ा समय क्यों लग रहा है? फोर्थ 1 2 3 इस ट्रायंगल वाले ये तो क्लास में भी कराया था जब डाइपोल कराया था क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो ये तो तुम्हारे नोट्स का क्वेश्चन है अब्दुल्ला। ओके मैम। ओके मैम नहीं, जब तुम्हें समझ नहीं आया तो पूछोगे तो तुम सही, बट फिर भी मैं बता रही हूँ ये तुम्हारी क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन ओपन है तुम्हारे में? नो मैम। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। शाजिया कह रही है मैम क्वेश्चन 6। गौरव मैम थर्ड भी बता देना। सक्षम कह रहा है 10 बता देना, बोल देना ठीक है, मेरे को याद नहीं रहेगा नंबर। बाकी उसे सब लग रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें? मैम 9 3। सारे मैं ही कर देती हूँ 1 to 10। सारे हो गए ना? फोर्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ, टेंथ, थर्ड। मैम मेरा भी करवा दो 1 से 10 सारे। राहुल तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है? मैम सारे। असाइनमेंट जो तुमने शेयर कर दिया है तुम्हारे सारे क्वेश्चन डाउट में है? कैसे नालायक बच्चों हैं। ठीक है, बॉल मॉडल की शुरुआत करते हैं डाइपोल से। डाइपोल का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पूछा था क्या किसी ने? ये जो क्वेश्चन नंबर कौन है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला गौरव है ना ये? यस मैम। गौरव डाइपोल का बेसिक पढ़ा है तुमने? मैम पढ़ा दूंगा। क्या था डाइपोल बताओ, इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल का फॉर्मूला। x क्यूब। याग्नि किसने चला रखी है गौरव तुम्हारे पीछे? है भाई, कैसे पढ़ाई हो रही है इतने शोर में? तभी क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं हुआ, ऐसे ही सराउंडिंग में बैठ के पढ़ा, ऐसे ही साउंड में बैठ के सवाल सॉल्व किया होगा ना थर्ड। है
बोलो। मैं अगर आप रिपीट करोगे दोबारा देख, क्या पूछा? मेरी आवाज ही नहीं सुन रही, मेरी आवाज ही तो मैं नहीं सुन रही। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की से ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गौरव देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि बता दूंगी करना क्या है। एक माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये दोनों चार्जेस हैं, यानी इन्होंने डाइपोल बना दिया, ठीक है। तुम्हें किसी पॉइंट पी पे, जो कि कितनी दूरी पर दिया हुआ है, ओपी दिया हुआ है, यानी ये जो तुम्हें दिया हुआ है डिस्टेंस, ये वाई दिया हुआ है, ठीक है। डाइपोल की जो डिस्टेंस दी हुई है वो ए दी हुई है, ए है, 2a है, 2a है, जिसमें बोला है वाई जो है काफी काफी लार्ज है 2a से। ओके, a charge q is placed at this then charge q experience electrostatic force F। तो यहाँ पर P पॉइंट पर जो चार्ज, मान लो P पॉइंट पे तुमने एक कैपिटल Q चार्ज रखा है, इस पॉइंट पर तुम्हारा चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी F इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू E, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा होगा यहाँ पे, है भाई डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बताओ। KP बाय आर क्यूब, और आर क्यूब यहाँ क्या है वाई क्यूब, 0.1। सेकंड कह रहा है कि अब मैंने एक पॉइंट P डैश लिया है जो कि सेंटर से यानी O से कितनी दूरी पे है, y/3 पे। तो यहाँ पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बताओ, F डैश निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो जाएगा, KP अपॉन y का क्यूब, y कितना है अब यहाँ पे y/3, तो कितना है F डैश इक्वल्स टू 3 3 9 9 3 27 टाइम्स ऑफ F, ये आ जाएगा। इसमें गौरव क्या दिक्कत आई सवाल में, बताना जरा। कैलकुलेशन भी नहीं थी, मुझे लगा कैलकुलेशन होगी, ले ये तो कैलकुलेशन बेस भी नहीं था। मैम सवाल का ना थोड़ा सा वो हेडिंग बड़ा लग रहा था, तो सवाल शायद सोचा टफ होगा, है ना, यही सोचा ना गौरव। अब तो ये आता था ना तुम्हें गौरव, आता था ना सवाल ये। यस मैम। है ना, तुम्हें सबको आता था, बट हम ट्राई नहीं करना चाहते। गौरव ट्राई करनी है आगे से क्वेश्चन, ऐसे डाउट अगर कोई बच्चा लेके आया ना ऐसे वाले डाउट, तो उसका मतलब ये है उसने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। बताओ मैं गलत कह रही हूँ क्या? तो मैं क्लास एक बार ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, और बताओ और किसका डाउट है? कृतिका, शाजिया, अंजलि, तुम्हारे डाउट्स बोलो बेटा। हाँ अब्दुल्ला तुम्हारा पता है। हाँ 1 2 3 में किसी का डाउट है? 1 2 3 में किसी का डाउट है? मैम सेकंड क्वेश्चन करवा दो एक बार। ठीक है, देखो अंजलि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि दो प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। एक चार्ज पार्टिकल उन दोनों प्लेट्स के परपेंडिकुलरली एंटर करता है, ठीक है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा खुद बताओ। अगर तुम्हारे सामने, एक सेकेंड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ चार्ज कंडेंसर। मान लो मेरे पास दो कंडेंसर्स हैं, ये प्लस और ये नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से है ये प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी इस डायरेक्शन में होगी। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी इस तरीके से एंटर करेगा इनिशियली। इसकी ट्रेजेक्टरी बताओ कैसे होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर कैसे फोर्स लगेगी? पैराबोलिक। चलो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, पॉजिटिव ले लो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं, पार्टिकल पे फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो ये ऐसे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे नहीं चला जाएगा पार्टिकल? बोलो अंजलि, ऐसे क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देखो, इसकी दो वेलोसिटी हो जाएंगी ना कुछ समय बाद। एक तो एक्स में तो इसकी वेलोसिटी है ही, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ से एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा ना, वी वाई, जो कि कितनी वेलोसिटी होगी, ए, किसी भी टी समय पे देखना चाहते हो तो ए टी। एक्सीलरेशन कितने से एक्सीलरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ठीक है, तो यानी ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक। बताया था ना कि जैसे तुम्हारा प्रोजेक्टाइल वाला होता है, सारी केसेस यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। मैम हाँ, मैम फिफ्थ तो बता दो। ऑप्शन में जो हाइपरबोला दिया हुआ है उसका क्या केस होगा? हाइपरबोला नहीं होगा इसमें, मैम पैराबोलिक ऑप्शन दिया हुआ मतलब उसके लिए कोई केस होगा? नहीं है, यहाँ नहीं है। हाइपरबोला वो तो ग्रेविटी में होते हैं केसेस, हाइपरबोला वगैरह के, इसमें नहीं बनेगा कोई भी केस। इसमें पैराबोलिक ही रहेगा, या स्ट्रेट पाथ या पैराबोलिक, बस। ठीक है, आगे बताओ। फोर्थ क्वेश्चन। मैम फिफ्थ करवा दो। हाँ हाँ अंजलि, ठीक समझ आया। इसमें तुम्हें थोड़ा सा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ना पड़ेगा। अगर ये सवाल नहीं समझ में आ रहे तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ो थोड़ा सा। इसमें वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है, पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेती है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगाती है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हमारे पास यहाँ पर -2q चार्ज है, ये +q, यहाँ पर भी +q है। हाँ ओके, ये भी L, ये भी L और ये भी L। तो बोला है कि हमें डाइपोल, डिटरमाइन द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट बनाना है। अब्दुल्ला, डाइपोल कैसे बन सकता है? कैसे चार्जेस होने चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल उनके तो ऊपर वाले हम -2q को अलग अलग कर सकते हैं, -q। हाँ, तो इस तरीके से बना लोगे ना। और अगर मेरे पास ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? यानी एक ये डाइपोल मूवमेंट P1 और एक ये ऐसे डाइपोल मूवमेंट P2, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 60 डिग्री का। तो P1 और P2 का रिजल्टेंट निकाल लोगे? यस ओके। मैम। 60 डिग्री cos 60 P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। P1 और P2 तो सेम ही है, P1 P2 तो सेम है, तो √P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 डिग्री यानी 1/2, तो यानी P स्क्वायर, यानी √3 टाइम्स ऑफ P, है ना। तो √3 QL आ जाएगा, और डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड्स आ रही है तो -j कैप, भाई डायरेक्शन यही तो आएगी, P नेट। ठीक है, और बताओ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या डाउट है? राहुल, इसमें क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल हम जिसका समझ ही नहीं आया। एक पार्टिकल है, ऐसे मत बोला करो कि समझ ही नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया इसमें बताओ पहले, ये नहीं हो सकता कि समझ नहीं आया। सुनो, एक पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रिलीज किया। अब वो कह रहा है इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, मतलब ग्रेविटी का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। द डिपेंडेंस ऑफ इट्स स्पीड v on the distance x traveled by it is correctly given by। तो ये कह रहा है कि उसकी x डायरेक्शन में जो स्पीड रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज पार्टिकल की। तो बताओ, देखो सपोज करो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, ठीक है, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक पार्टिकल को रिलीज किया इनिशियली, जो कि रेस्ट में था। रेस्ट में है अगर चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कहाँ फोर्स लगाएगी? बताओ, लिखा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल ऑफ मास है, चार्ज क्यू रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ देयर इज नो अदर फोर्स द डिपेंडेंस ऑफ इट्स स्पीड। ठीक है, बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक, मान लो ये रेस्ट पे है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी ले लेते हैं क्योंकि मेंशन नहीं किया नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव कंसिडर कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यानी इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक।
अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे है बाद में मोशन में आ जाएगा। मोशन में क्यों आया? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिलरेशन एक्ट करेगी। कितना एक्ट करेगी? QE अपॉन M इंटू T। बात समझ में आई? मैम ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। हाँ, बाद में अब ये पूछ रहा है वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी। तो देखो वेलोसिटी क्या है? U प्लस AT। इनिशियली तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो एक्सिलरेशन QE अपॉन M इंटू T। यही तो आया। अब ये V और X के बीच में ग्राफ है टाइम के मैम बीच ये में। स्क्वायर आएगा। हाँ, मैम टी स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है? V इक्वल्स टू U प्लस AT स्क्वायर। गौरव, मैम आपने एक, अच्छा ठीक है मैम, ठीक है समझ गया। मैकेनिक्स भी उड़ा दी। मैम बट यहाँ पे वो वाला नहीं मैम फॉर्मूला है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। मैम रुको, मैं x वही, की डिपेंडेंसी भाई पूछ रहा अरे था। रुको जाओ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, इसने V और S के बीच में पूछा है। तो देखो ये V और T वाला आ गया मेरा। अब लेकिन पूछा V और S के वाला है, तो यानी V और S में इक्वेशन लगाओ। तो V और S में कौन सी इक्वेशन है? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2as। करेक्ट। तो V स्क्वायर, U स्क्वायर तो मेरा इनिशियली रेस्ट में था, 2 टाइम्स ऑफ एक्सिलरेशन QE अपॉन M इंटू S। तो यानी ये रिलेशन आया है। और S कौन सा है भाई? X डायरेक्शन में है, तो ये X में हो जाएगा, Y में होती तो Y हो जाती। तो अब कौन सा ग्राफ बना है ये बताओ? V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट X के। अब तुम्हारा कौन सा ग्राफ तुम बताओ, बताना चाहते हो? A तो नहीं हो सकता टेढ़ा मेढ़ा। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? नो मैम, बोलो। नो मैम। मैम स्ट्रेट वो लाइन वाला होता नो है मैम। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। नहीं होगा। अब देखो डी वाला क्या कह रहा है? डी क्यों नहीं होगा? डी वाला ग्राफ देखो। डी में देखो बेटा, पहले ऐसे डिक्रीज हुई है। होना चाहिए था। डी में पहले डिक्रीज हो गई और फिर ऐसे इंक्रीज हुई है, तो ऐसे तो नहीं होगी। बोलो, डिक्रीज होगी इंक्रीज तो नहीं होगी, है ना? तो स्टार्टिंग से ही तो इंक्रीज होगी ऐसे, इसलिए डी ग्राफ नहीं आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। इंक्रीज ही तो हो रही है तुम्हारी वेलोसिटी एक्स के साथ, यस और नो? तो इसलिए हमारा सी ग्राफ ठीक है। मैम फिर इसमें बाद में डिक्रीज कैसे हो रही है? कहाँ हुई है डिक्रीज? मैम ये जो ग्राफ है ये मैम आगे जाके मैम इन्फिनिटी पे मैम 0 पे हो जाएगा ना? कैसे? अगर वी क्या करते हो, एक्स को इन्फिनिटी रखते हो तो? ना मैम वहां के मैम ग्राफ के हिसाब से फिर आगे जाके डिक्रीज नहीं होगा? नहीं, कहाँ हो रहा है डिक्रीज? नहीं हो रहा। एक्स बढ़ता रहेगा, वी बढ़ती रहेगी इस ग्राफ में। ऐसा तो कहीं नहीं आ रहा कि डिक्रीज होगा। ठीक है। ओके मैम। हाँ, आगे और कौन सा क्वेश्चन करना है? मैम सिक्स्थ बता दो। सिक्स्थ। बेटा जब मैं एक बात बोलूं, जब तुम क्वेश्चन करते हो ना, तो जैसे मान लो मैंने आज तुम्हें डाइपोल, आज मैं तुम्हें कंडक्टर्स का दूंगी, ठीक है? असाइनमेंट, लास्ट असाइनमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कंडक्टर्स के 10 क्वेश्चन, 10 तो नहीं दूंगी, 5-6 क्वेश्चन दूंगी अच्छे अच्छे। तो जब तुम्हें पता है कि आज जैसे डाइपोल का दिया है मैम ने, तो डाइपोल का ना पहले जो क्लास में नोट्स पढ़ाए हुए हैं ना, इन नोट्स के क्वेश्चंस तो करो। मान लो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा या आप भूल चुके हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करने से पहले आप एक बार क्लास के नोट्स जरूर पढ़ो, बहुत हेल्पफुल होगा। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इससे भी अच्छा क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व करवाया है एक, अगर तुमने देखा हो तो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे पास फिर से 2 डाइपोल है। ए पे, और बस यहाँ पर नामकरण नहीं करा हुआ, ए डाइपोल है, और ये बी पे लिखा हुआ है कुछ ऐसे ऐसे, और ये ओ बनाया हुआ है, और ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ सी बनाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 आइडियल डाइपोल्स A एंड B हैविंग देयर डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2। मतलब मेरे पास 2 डाइपोल हैं, उनके डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2 हैं। इसका P1 मान लो, इसका P2 मान लो, और वो A और B पे रखे हुए हैं ऑन अ प्लेन विद देयर सेंटर्स एट O। तो यानी ये 2 डाइपोल्स ऐसे हैं बेटा जिनका सेंटर O पे लाई कर रहा है। बात समझ में आ गई?
यानी यहाँ इसका कोई दूसरा पॉइंट होगा इसके डाइपोल का। दो चार्ज है ना, तो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ जिसका सेंटर ओ पे आ रहा है। सिमिलरली सेकंड डाइपोल का एक चार्ज बी पे और एक चार्ज यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो डी पे है, जिनका कॉमन सेंटर है ओ। दो डाइपोल्स की बात समझ में आ गई? दो डाइपोल का कॉमन सेंटर है ओ। क्या कह रहा है? एट पॉइंट सी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ए, मतलब सी पॉइंट पे अगर हमने क्या निकाली है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो तो एंगल 37 डिग्री बना रही है विद इट्स एक्सिस। वो अपनी एक्सिस के साथ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 37 डिग्री बना रही है। वो कह रहा है डाइपोल मोमेंट का रेशियो बताओ, P1 और P2 का रेशियो। शाजिया एक बात बताओ, इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी? सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी बेटा? हाँ बोलो। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी? ये तो डाइपोल है ना शाजिया, भाई सुन रही हो? शाजिया गई क्या क्लास से? शाजिया क्वेश्चन पूछ के गायब है, छोड़ो नहीं करते डिस्कस, ऐसे थोड़ी होता है क्वेश्चन पूछ लिया गायब हो गए। आगे बताओ, किसको और किसी क्वेश्चन में डाउट है? इसके 6th के बाद कृतिका, ये वाला सबसे हो गया था ना, ये वाला सबसे बन गया था 6th क्वेश्चन, भाई छठा बन गया था। यस मैम। 7वां yes, ठीक है। yes, 8th 8th भी बन गया होगा, मैम बाकी सारे बन Yes, गए थे। 9th भी बन गया होगा। बेटा एक बार 9th वाले में ना ये देख लेना, कई बार ना तुम्हें जो ये सेपरेशन डी है ना, इसको रट मत लेना, d/2 ठीक है। ये सेपरेशन मान लो अगर तुम्हें कुछ और दे दी तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। बात समझ रहे हो? मान लो जैसे तुम्हारे पास ये दो डाइपोल हैं, m सॉरी प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। इनका मास भी अलग अलग दे सकते हैं, मान लो इसका मास m है, इसका मास 2m है। अब इनका सेंटर, अब मान लो इनके दोनों मास अलग अलग हो गए, क्या अब इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में लाई करेगा? नो है ना? मैम। मैम हाँ, तो ये याद रखना जब तुम वो फॉर्मूला लिखते हो, एक बार मुझे वो फॉर्मूला याद दिलाओ। टाइम पीरियड का क्या लिखते हैं? 2 पाई, ऊपर क्या लिखते हैं? इनर्शिया अपॉन पी ई, ठीक है। तो जब हम ये इनर्शिया निकालते हैं तो इनर्शिया मैंने क्या बोला है, किसके अबाउट निकालना है? अबाउट सेंटर ऑफ मास, यही बोला है ना भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, दो मासेस का, यानी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रही हूँ। अगर ये दोनों मासेस अलग अलग दे दिए तो फिर इसका d/2 मत ले लेना, फिर गलत हो जाएगा। तो तुम्हें इन मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा कि अब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। ये तो आई थिंक पता है सबको कि ऐसे ही करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे। जिसको नहीं आता वो देख लो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। मान लो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो d है, ठीक है। सपोज करो सेंटर ऑफ मास जो है स्मॉल m से r1 की दूरी पे है, 2m से r2 की दूरी पे है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मैंने लेट किया है कि जो मेरा स्मॉल m वाला मास है वहां से r1 है, तो बेटा सेंटर ऑफ मास r1 से कितनी दूरी पे होगा? 2m। देखो अगर r1 से निकाल रहे हो यानी स्मॉल m से निकाल रहे हो तो ऊपर कौन सा वाला मास आएगा? दूसरा वाला 2m, अपॉन में टोटल मास यानी 3m, मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो कितना आया? टोटल डिस्टेंस तो d है, तो यानी r1 कितना आया? 2/3d।
तो यानी अब जब यहाँ पे लिखोगे m1 विच इज योर m, r1 यानी 2/3 ऑफ d का होल स्क्वायर, ऐसे m2, तो इसका मतलब r2 कितना हो जाएगा, d/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इनर्शिया निकालना। फिर बात समझ में आ गई? अगर दोनों के मास अलग अलग, ये ऐसा क्वेश्चन 2022 में जन 21 में आया था जिसमें दोनों के मास अलग अलग दिए हुए थे। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया होगा अब्दुल्ला। 10th बताओ एक बार। 10th में क्या है, एक डाइपो, तुम सच में फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो बेटा। देखो तुम्हारा मैं रिपोर्ट कार्ड में यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, तुम्हारी रिपोर्ट देखो, ये डेली फिल होता है, ये देखो। आज का असाइनमेंट अंजलि ने नहीं दिया, हर्षित ने नहीं दिया आज का असाइनमेंट 30 मैम दे अक्टूबर दिया वाला। है। कब, कहाँ, किधर, किसको? हाँ मैम 30 वाला दे दिया है ग्रुप में पर्सनल। अभी दिया है क्या? मैम क्लास से पहले दिया है, 7 बजे से पहले। अच्छा, ये मैंने सुबह अपडेट किया था, मैंने सुबह किया था। अभी आज जो बच्चे अब लेट भेजते हैं उनका कल होगा, मैंने भी दे दिया था सुबह ही। उनका कल मॉर्निंग में होगा। ठीक है, तो देख लो तुम। अंजलि ने दी दिया, अंजलि ने की तबीयत इशू थी। ठीक है, आरुष ने नहीं दिया है। आरुष क्या रीजन है? मैम अभी मैंने सारे क्वेश्चन ही किए हुए ना मैम, अभी करके भेज दूंगा। हाँ देखो भाई, तुम्हें अभी बेसिक क्वेश्चन करने में भी दिक्कत आ रही है, मेरी बात सुन रहे हो? जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ डेली बेसिस पे करने के, ये कोई ऐसे तौब सवाल नहीं है कि मैंने कुछ अलग से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत रिपीट हुए हैं, और अगर तुम जेई देने जा रहे हो तो इतना बेसिक तो तुम्हें आना चाहिए, फंडामेंटल है ये फिजिक्स के। बात समझ रहे हो? तो एक बार तुम ये बेसिक करने के लिए रेडी हो जाओगे तभी तुम्हें कुछ डिफिकल्ट करा पाऊंगी, वरना तो चलने दो जैसे चल रही है गाड़ी। अच्छा, जिन बच्चों को 10th सवाल नहीं आया, एक बार पढ़ना सवाल क्या कह रहा है। कौन है 10th क्वेश्चन की टीम में? मैम क्वेश्चन क्या है? हाँ सक्षम, और ये कौन है, ये सुमित। सुमित तुम्हें, सक्षम बेटा सवाल पढ़ो। टेंथ क्वेश्चन पढ़ो सक्षम, क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है टू ए लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो यहां पर क्या ले लिया इसने, लाइन चार्ज डेंसिटी ले ली। तुमने सवालों में पढ़ा होगा, वहां तुम्हें एक शीट दे दी होगी जो तुम्हें सवाल को करने में दिक्कत ही नहीं आई होगी। यहाँ तुम्हें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी, इसलिए तुम्हें क्या हो गया, टेंशन होगी कि ये क्या आ गया है, ये क्या आ गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, एक लाइन चार्ज जो है जेड एक्सिस पे है, ओके, और डाइपोल जो है 10 mm और 12 mm की दूरी पे रखा हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन। टोटल फोर्स जो है 4 न्यूटन, ले टोटल फोर्स भी बता दिया कि 4 न्यूटन का लग रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द डाइपोल। इस क्वेश्चन में क्या क्या समझ नहीं आया ये बताओ। जेड एक्सिस से कंफ्यूज हुए, किस चीज से कंफ्यूज हुए ये बताओ सुमित। मैम मैंने इसे करा तो मैंने इसमें जो लाइन चार्ज है वो जेड एक्सिस पे बनाया है, और उसके बाद जो डायपोल है पॉजिटिव चार्ज जो है एक्स एक्सिस पर है 10 mm की दूरी पर, फिर नेगेटिव चार्ज 12 mm। तो फिर मैंने मैम मिड से निकाला तो मैम आया नहीं कुछ समझ में कि फोर्स क्या लूँ मैं। भाई मेरी बात सुनो, तुम फिजिक्स के बच्चे हो ना और मैथ भी पढ़ रहे हो। z अगर सिर्फ दो एक्सिस दी हैं x और z, और अगर यहाँ z की जगह y होता तो तुम क्या करते? तुम उस z को y मान लो ना। ये जो तुम्हें सिखाया जाता है कि ये x है और ये y है, ये कहाँ है कि ये ऐसा ही है x और y? हाँ, क्या मैं यहाँ z नहीं लिख सकती क्या? हाँ नहीं लिख सकती क्या z? यस मैम। हाँ, तो अब तुम्हें डायग्राम बनाने में इजीनेस हो जाएगी ना कि भाई मेरा लाइन चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट है क्या?
लाइन चार्ज नहीं, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। जेड एक्सिस पे इससे कितनी दूरी पे रखा हुआ है मेरा डाइपोल, तो यानी कि डाइपोल के 2 पॉइंट है, मान लो ये क्यू होगा, आई डोंट नो प्लस का है या माइनस का है, मान लेते हैं। ये यहाँ से कितनी दूरी पे है 10 mm और दूसरा ये 12 mm, 12 mm। तो यानी इन डाइपोल की डिस्टेंस कितनी आ गई 2 mm की। अब ये एफ नेट की बात कर रहा है, तो मैं अब सोलो सिंगल चार्ज ले लो ना, एफ नेट पे, एफ नेट यानी प्लस क्यू पे कितना चार्ज लग रहा होगा भाई, प्लस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा होगा, आई एम सॉरी, प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगाएगी तुम्हारी ये लीनियर चार्ज, क्यू फॉर्मूला बोलो लीनियर इसका, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, तो Q1 का आर कितना है 10 mm, तो यानी 10 mm को कितना लिख सकते हैं भाई 10 इंटू 10 की पावर -3, यानी 10 की पावर -2, ठीक है। दूसरा माइनस क्यू, ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू पे कितना लगाएगी, अभी साइन की बात करते हैं। अब देखो ये लीनियर चार्ज है ना, आर पे डिपेंड कर रहा है, यानी माइनस क्यू पे कुछ और फोर्स लगेगा, कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3 लिख लेना, ठीक है, जो भी फोर्स होगी। नेट फोर्स तुम्हें दी हुई है, अब साइन देखो क्या होगा, प्लस चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, प्लस लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा F1, माइनस क्यू पे किधर लगेगा रिवर्स में, है ना, तो फोर्स क्या करने पड़ेंगे नेट माइनस एफ नेट क्या करना पड़ेगा F1 माइनस F2, एफ नेट कितना दे रखा है ऑलरेडी 4 न्यूटन दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, लैम्डा नहीं आ जाएगा क्या, निकालना क्या है मुझे, अमाउंट ऑफ, हाँ तो F इक्वल्स टू क्यू ई होगा ना, तो ये तो सिर्फ तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है ना, तो क्यू ई तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ठीक है, मैम मैंने भी ऐसे ही करा था लेकिन आंसर गलत आ रहा था। यस मैम, पावर में दिक्कत आ रही है इसके। पावर में कैसे कितना आंसर बनता है, सबका इशू आया क्या इसमें, नो मैम मेरा तो हो गया था। मैम यहाँ पे नीचे जो मैम जो 6 इंटू में 10 स्क्वायर -6 बनना चाहिए ना, वो मैम नहीं बन रहा था। देखो कैलकुलेशन में एरर है, तो एक बार खुद से रिजॉल्व करो कैलकुलेशन एरर, ठीक है। राहुल एक बार अपना आंसर इनको एक बार शेयर कर देना, ठीक है, ये देख लेंगे। मैम कैलकुलेशन मिस्टेक थी। हाँ तो कैलकुलेशन एरर एक बार चेक कर लेना। तुम कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए मेरे से क्या पूछते हो भाई, हो गया मैम सॉल्व। हाँ कल पेपर है तुम्हारा एटॉमिक्स, तुम 1.5 घंटे तुम 45 मिनट इसको डिस्कस किया करो, सारा असाइनमेंट मुझसे ही करवा लिया करो बैठा के। इलेक्ट्रिक फील्ड रिवाइज कर लेना, अब मैं जैसी अब आज इसका एक असाइनमेंट कंडक्टर हो जाएगा, मंडे को मैं तुमसे किसी भी बच्चे से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी क्वेश्चन, असाइनमेंट का कोई भी सवाल करा सकती हूँ, जैसे अभी आप मुझसे करा रहे हो। मंडे को जब जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चैप्टर के बाद, क्योंकि यू ऑल आर सबमिटिंग योर असाइनमेंट, दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग दिस कि तुम खुद से ही कर रहे हो, राइट, खुद से ही कर रहे हो, तो उसके बाद मैं किसी भी बच्चे से असाइनमेंट का कोई भी सवाल करा सकती हूँ, ठीक है। बस हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स बचा हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स हम 4 लेक्चर में निपटा देंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या चलेगा भाई, उसके बाद क्या चलेगा, हाँ हमारा सिलेबस हो जाएगा 7 नवंबर तक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे दोबारा से 12th की रिवीजन। एक तो ये तुम्हारा चल ही रहा है असाइनमेंट के साथ एडिशनल में, ठीक है।
तो रदरफोर्ड का शॉर्टकमिंग्स कल पढ़ लिया था, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी। उसके बाद बोहर मॉडल का पढ़ा था, उसने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? पहला पोस्टुलेट था कि स्टेबल ऑर्बिट्स में ही हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा, और उन ऑर्बिट्स में जब वो घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, तो कोई भी अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। तो वो कौन से ऑर्बिट हैं जिनमें वो रिवॉल्व करेगा? तो कौन से हैं जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? NH/2π। n इज योर क्वांटम नंबर। तो n क्वांटम नंबर है, तो जो कि क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल या किस ऑर्बिटल में है। h प्लैंक कांस्टेंट है। तीसरा बताता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम वन ऑफ द स्पेसिफाइड ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी, तो एक फोटोन को इमिट करेगा। मान लो हाइयर एनर्जी पे है कोई इलेक्ट्रॉन, बहुत हाई एनर्जी पे है, तो हाई से अगर वो लो एनर्जी में आएगा तो एक फोटोन इमिट करेगा, और जो वो फोटोन इमिट करेगा उसके पास जो एनर्जी आएगी वो किसके बराबर होगी? इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच की जो भी एनर्जी का डिफरेंस है ना, जो भी एनर्जी का डिफरेंस है वही क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, ये 3 पोस्टुलेट्स थे जो हमने कल पढ़ लिए थे। ओके, अरे इसमें तो आंसर ही दे दिया। रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोहर मॉडल क्या है? देखो, द स्टेशनरी स्टेट आर नंबर्ड एज 1 2 3, दीज आर द इंटीग्रल नंबर्स नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पढ़ लिया। फिर वेलोसिटी की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। अब क्या है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड एज। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तुम्हारे पास 2 पोस्टुलेट है। पहला L इक्वल्स टू NH/2π, और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? mv/r के। तो यहाँ से क्या करो, इनको बराबर रख दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई बोहर पोस्टुलेट। सेकंड हमारे पास क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आई। देखो, mv²/r इक्वल्स टू E²/4πε0 r²। देखो ये चार्ज है, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखोगे? mv²/r। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो जाएगा? Q1Q2/r²। चार्ज यहाँ पर क्या हुआ है? Q1 Q2, एक तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, और दूसरा तुम्हारे पास यहाँ पर हमने ये हाइड्रोजन का एटम लिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के एटम के पास यानी Q2 विच इज योर न्यूक्लियस का चार्ज। तो न्यूक्लियस के पास चार्ज भी कितना होगा? Ze, और Z क्या है? 1। तो ये इसीलिए यहाँ पे E आया है, E²। ठीक है, तो यहाँ से तुमने रेडियस निकाला कितना? E²/this। बट यहाँ पे एक वेरिएबल और है रेडियस के साथ, क्या? वेलोसिटी, है ना। तो ये वाली इक्वेशन किसी काम की नहीं है, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी 2 तरीके के अभी आ रहे हैं मेरे पास वेरिएबल। R भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी। मतलब हर ऑर्बिट में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होगी वो अलग होगी। तो ये इक्वेशन अभी किसी काम की नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से जो तुमने इक्वेशन 1 से तुमने वेलोसिटी और R के बीच में इक्वेशन दी हुई है, वहां से कोई भी एक चीज आइडेंटिफाई कर लो और क्या करो, यहाँ रख दो। जैसे ये है ना mv/r, तो ये जो R की वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, ये R की वैल्यू उठाई, इक्वेशन 1 में पुट कर दी। यहाँ से जब इक्वेशन पुट करोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये वाली। इसको ना Z में रखो तो आसान सही रहेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया है यहाँ से तुम्हारे पास? Z E²/n 2h/0। अब मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट चीजें हैं, ये E²/this। तो यानी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है? Z/n पे। Z क्या है तुम्हारा? एटॉमिक नंबर जिस न्यूक्लियस की बात हो रही है, और n क्या है? किस ऑर्बिटल स्टेट की बात कर रहे हो? n। तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है Z/n पे। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। ठीक है, और अगर ये चाहते हो कि ये कांस्टेंट भी बता दूं तो देखो क्या हो जाएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो ये तुम इससे अगर तुम्हें किसी भी शेल की और किसी भी एटम की वेलोसिटी पूछते हैं तो यहां से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास वेलोसिटी का, ये हमें ये फॉर्मूला z/n की टर्म्स में याद रखना है। कैसे निकाला है? दो इक्वेशन है, एक तो फोर्स की और एक एंगुलर मोमेंटम की। बोलो ये चीज समझ में आई? देखो पहली इक्वेशन तो भाई ये है एंगुलर मोमेंटम NH/mvr, दूसरी इक्वेशन ये कहां से निकाली है? फोर्स से। ये वाली रेडियस सेकंड इक्वेशन 1 में पुट कर दो बस, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। वहां से जो वेलोसिटी निकल के आएगी ये आएगी। कैसे चुप हो गए? जल्दी बताओ, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। यस मैम। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने वैसे कल भी निकाली थी। अब यहाँ से फिर से अब रेडियस के फॉर्म में निकालो। देखो अब वेलोसिटी तो आ गई किसके टर्म्स में? n और z के टर्म्स में। अब हम रेडियस निकालेंगे कि रेडियस भी इस तरीके से आ जाए कि वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट हो जाए, दोनों चीजें ना रखनी पड़े। तो अब रेडियस वाली टर्म में ये वेलोसिटी की वैल्यू उठा के रख दो, ये जो निकाली है इस इक्वेशन में। जब ये वैल्यू उठा के रखोगे, यहाँ से रेडियस क्या निकल के आया? देखो n²h²ε0/πme², ठीक है। तो ये भी देखो, अगर मैं n हटा दूं तो ये सारी टर्म क्या है? ये सारी टर्म क्या है? n हटा दूं तो सारी टर्म कांस्टेंट है ना। देखो यहाँ पे z भी लगा लो, n²/z। तुम्हारे पास रेडियस जो निकल के आती है इसका फॉर्मूला आएगा n²/z। कांस्टेंट वैल्यू जो है ये h² πme, इनकी वैल्यू जो निकल के आएगी कांस्टेंट की, इसको लिख लो 0.529। किस में आएगी ये चीज? आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आर्मस्ट्रॉन्ग में निकल के आई है। और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो 4 हाइड्रोजन n1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, z भी 1 हो जाएगा। तो r सिर्फ कितना निकल के आएगा? 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है बोहर रेडियस, ठीक है। यही वैल्यू क्या है? बोहर रेडियस A0। तो पूछा जाए, अगर मान लो, वैसे फिजिक्स में तो ऐसे चीजें आती नहीं है, बट फिर भी अगर आ जाए कि बोहर रेडियस क्या है, तो ये वाली वैल्यू है बोहर रेडियस की, दिस A0 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रख लेना। तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया तुम्हारे पास वेलोसिटी और रेडियस का। तो वेलोसिटी z/n, रेडियस n²/z, ठीक है। तीन चीजें, दोनों याद रखनी है। अभी एक और आएगी एनर्जी। ये दोनों समझ में आया? हाँ? वेलोसिटी एक बार ऊपर बन बताना। देखो वेलोसिटी में वेलोसिटी निकालनी है तो तुम्हें दो इक्वेशंस चाहिए। देखो दो वेरिएबल हैं, एक तो वेलोसिटी और एक रेडियस, है ना। दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशंस तो चाहिए होंगी। तो एक इक्वेशन आई फोर्स से, जिसमें तुमने सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। हाँ, सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी? एंगुलर मोमेंटम से, यानी NH/2π किसके बराबर करो? mvr के, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मेरे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बना। मैम यहाँ पे n क्या है? n नंबर है ना, आप कौन से शेल ऑर्बिट की बात कर रहे हो? 1 में, 2 में, 3 में? एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल बोलो। n इज एनर्जी लेवल। कौन से एनर्जी लेवल में है ऑर्बिट? वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n इज योर एनर्जी लेवल। समझ में आया? यस मैम। हाँ, उसके बाद रेडियाई। तो रेडियाई क्या निकल के आया? ये n²/z। तो ये याद रखना, n²/z पे डिपेंड करेगा। इसको बाकी की चीजें, ये कांस्टेंट भी है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रखना चाहो तो वो भी रख लो, ठीक है। जैसे v = z/n, कांस्टेंट k रख लो, ऐसे। यहाँ पे भी रख सकते हो r = n²/z। ये तो A0 है तो ये A0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखने हैं। आ जाओ आगे। अच्छा देखो यहाँ बता भी दिया इन्होंने। ये हमने जो निकाली है आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाली है। अब बात करते हैं एनर्जी की। अब एनर्जी लेवल्स भी चाहिए, तो एनर्जी कैसे निकालोगे? टोटल एनर्जी। कल हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। कल
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। हाँ, तो अब काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, टोटल एनर्जी भी निकाली थी। तो टोटल एनर्जी कल कितनी आई थी निकल के, ये वाली वैल्यू माइनस ई स्क्वायर अपॉन, देखो तुम्हारे पास कल वाले नोट्स देखो, याद है ये वाली एनर्जी कल निकाली थी। यस मैम। पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी के Q1 Q2 अपॉन R से, R कौन सा डिस्टेंस था, क्लोजेस्ट अप्रोच वाला, याद है ना। फिर हमने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाली थी इसकी मदद से, हाफ mv स्क्वायर करके, फिर वो वैल्यू रखी थी यहाँ पे v स्क्वायर की, तो वहां से इन दोनों से फिर हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। ये वो एग्जैक्ट वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को भी अब देखो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में ये रेडियस वाली टर्म है, यानी अभी मेरे पास टोटल एनर्जी ऐसी नहीं आई है जो मैं क्या करूं, n और z की टर्म्स में निकाल सकूं। तो यहाँ पर हम रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे जो अभी तुमने पुरानी उसमें इक्वेशन में रखी है, वहां से तुम्हारे पास एनर्जी की वैल्यू ये वाली निकल के आती है, ऑप्शन नंबर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे मास कांस्टेंट है m, E कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अगर इस बाकी की इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो आती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और ये किस में आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एनर्जी का, ठीक है। नेगेटिव साइन वही दिखा रहा है, बाउंडेड है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, n क्या होगा तुम्हारा, वही एनर्जी लेवल, आप किस एनर्जी स्टेट की बात कर रहे हो। तो मान लो n1, इसमें z की टर्म्स में भी आता है, ठीक है। ठीक है, तो z की टर्म्स में यहाँ पे नहीं है तो तुम लिख लो E इक्वल्स टू z अपॉन n स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हो गया, माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, बस बाउंडेड स्टेट दिखा रहे हैं। अगर मैं यहीं पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन की बात करूं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन के लिए N1 Z1, तो यानी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन का एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में पाया जाएगा, उसके पास कितनी एनर्जी होगी ये, ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी लेवल्स, देखो क्या दिखा रहा है। अगर ये ग्राउंड स्टेट कभी भी 0 से स्टार्ट मत करना, ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1 से ही शुरू होती है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 है, फिर उसके बाद n इक्वल्स टू 2, तो तुम देखते जा रहे हो कि ये जो गैप है ना, देखो ये क्या होता जा रहा है, इनिशियली कितना ज्यादा है, n इक्वल्स टू 2 और 3 में भी ज्यादा है, फिर ऊपर ऊपर ये गैप बहुत कम होता जा रहा है ना, एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप बहुत कम होता जा रहा है। यानी ये कौन सा रीजन आ जाएगा, अगर ये गैप बहुत कम हो गया एनर्जी लेवल्स का, ये फिर मेरा कंडक्शन रीजन आ जाता है ना। ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, कंडक्शन में, करेक्ट। यानी एनर्जी लेवल बहुत कम, यहाँ पर इनके बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स में, देखो कितना कम है, सेपरेशन ही तो दिखा रहा है ये गैप। तो यानी अगर तुम्हें किसी इलेक्ट्रॉन को E1 से E2 में भेजना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ऊपर वाले जो स्टेट हैं, ऊपर वाले जो तुम्हारे एटम्स हैं, वो किसमें है, वो तो बहुत हाई एनर्जी में है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, देखो 13.6 अपॉन n स्क्वायर। अगर मैं n को इन्फिनिटी कर दूं, कि मतलब बहुत जो फाइनाइट वाला ऑर्बिट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचाना है, तो उसके पास n को इन्फिनिटी करते ही एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। 0 का मतलब क्या है, अब एनर्जी, टोटल एनर्जी 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पहुंच से बाहर चला गया, है ना। नेगेटिव साइन क्या था, नेगेटिव साइन ही तो दिखा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है न्यूक्लियस से। अगर n इन्फिनिटी कर दिया, मतलब तुम वो लास्ट शेल की बात कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गया मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अनबाउंड एटम बाहर निकल गया वो एटम से। यानी तभी बोलते हैं कि जो फ्री एटम्स होते हैं वो एटम अपनी शेल से बाहर आ जाते हैं, उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मैं हाँ, तो क्या दिख रहा है, एक सेकेंड, तो तुम्हें दिख क्या रहा है, जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स पे जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर,
वहां पर एनर्जी का जो डिफरेंस है एक शेल से दूसरे शेल में, वो डिफरेंस भी कम होता चला जाएगा। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो। मैम हो गया क्लियर, वो E2 माइनस E1 ग्रेटर देन E3 माइनस E2। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो लोएस्ट एनर्जी कितनी होगी अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं? देखो जो तुम्हारा बोहर मॉडल है ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वेरीफाई है। अगर इसको और किसी एटम्स के लिए देखते हैं तो वहां पर ये लॉ भी फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बोहर का जो पोस्टुलेट्स हैं ये सिर्फ मेजरली हाइड्रोजन को ही प्रूफ कर पाते हैं, जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं, यानी सिंगल प्रोटॉन एटम। उसके अलावा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, तो उनके लिए तो बोहर एटम को हम नहीं मेजर करते। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में उसके पास कितनी एनर्जी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और यही इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी इस एटम की। मतलब इतनी एनर्जी चाहिए अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है। मान लो मेरे को n=2 में भेजना है, तो n=2 में कितनी एनर्जी होगी बताओ? कोई इलेक्ट्रॉन अगर शेल 2 में है तो उसके पास कितना एनर्जी होगा? डिवाइड डिवाइड करो। बाय 4। हाँ करो, 4 से डिवाइड। E2 -3.4। -3 3.4 है ना, तो यहाँ आया -3. देखो एनर्जी कम हो गई ना। इसका मतलब n जो तुम्हारा सेकंड शेल में ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है उसके पास कैसी एनर्जी है? हाई या कम? उसके पास ज्यादा एनर्जी है ना, सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी। ऐसे ही n=3 पे भी निकाल सकते हो। ठीक है? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखो अगर कोई अब ये इलेक्ट्रॉन n=2 से 1 पे जंप करता है तो ये एक फोटोन रिलीज करेगा बाहर, और ये जो फोटोन रिलीज करेगा वो किसके बराबर होगा? इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर, है ना, E2 माइनस E1। इतने अमाउंट का ये फोटोन रिलीज होगा। जैसे ये लिखा हुआ, द एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो ये लाइन पढ़ो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n=1 पे तो ग्राउंड स्टेट थी, है ना, n=1 तो ग्राउंड स्टेट थी, यानी जब वो सेकंड शेल में होगा वो इसकी पहली एक्साइटेड स्टेट होगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा भाई? इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन आएगा 10.2 का, वही उसी इलेक्ट्रॉन को ये एब्जॉर्ब करेगा और फिर किस में जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन कोई फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, उस फोटोन के साथ क्या होगा? हाँ, सपोज एक फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या उस फोटोन के साथ क्या होगा? वो नहीं पहुंच पाएगा। उस फोटोन को तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, है ना, उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। वो सिर्फ उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जो उसको आगे पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, ये है, इसीलिए बोलते हैं कि ये जो एनर्जी सिस्टम है ये डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है सिस्टम, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। और क्वांटम फिजिक्स यही बताती है कि हर चीज डिस्क्रीट है। फोटोन तुम्हारी एनर्जी बंडल्स को भी क्या बोला था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लाइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में तुम्हारी एनर्जी ट्रेवल करती है। सिमिलरली यहाँ पर भी तुम देखो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल कर रहा है तो वहां पर उसकी भी एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू है। या तो 13.6 है, ऊपर गए तो 3.4 मिली, बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जीज है वो सब गायब है ना, वो फॉरबिडन है, वहां तो कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो वाली एनर्जीज। तो इसीलिए ये डिस्क्रीट एनर्जी सिस्टम। हाँ मैम Yes. ये जो है कि वो मैम एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, मैम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? हो तो रहा है एनर्जी डिफरेंस, तुम कैलकुलेट कर लो। अभी हो नहीं गया एनर्जी डिफरेंस कम, पहले 13 था अब 3 हो गया एकदम से। अब तुम 3 की निकालो, चलो
डिफरेंस n इक्वल्स टू 3 निकालो, -13.6 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 करो, कितना आ रहा है? 9 से डिवाइड करो इस वैल्यू को। मैम अब तो जो -1.4 -1 डिफरेंस निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आया ना, देख ले तो कहाँ 10.2 और कहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया? कम हो गया ना। तो इस तरीके से आगे जितना बढ़ते जाओगे एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा आपस में, ये आपस में मर्ज भी कर जाती हैं आगे जब और डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे ओवरलैप भी करती हैं कई, ठीक है। जहां पर जैसे पढ़ते हो ना तुम एस ब्लॉक SP D F पढ़ते हो, तो अगर किसी का P जहां बन रहा होगा हो सकता है वहां किसी और का D भी बन रहा हो, तो आगे जब पढ़ोगे तो ओवरलैपिंग भी होती है, P और D एक ही साथ बन गए, तो ये हाई जब आगे की क्लासेस में जाते हो तो वहां पे पढ़ते हैं ओवरलैपिंग आ जाती है, ठीक है, कपलिंग्स हो जाती हैं, जे कपलिंग पढ़ोगे आगे जाके। तो एनर्जी लेवल्स में क्या हुआ? डिफरेंस आ गया है ना, E3 माइनस E1 करोगे तो ये E1 वाला है, तो E1 और E3 में कितना का डिफरेंस आ गया? अभी देखा था तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है, -1.5। तो जब हम इसको इन्फिनिटी कर देंगे n की वैल्यू को, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी होगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 का मतलब है कि अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पहुंच से बाहर चला गया, ठीक है, फरार हो गया वो। तो अब ये कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ वी सप्लाई 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू हाइड्रोजन एटम, क्या होगा भाई? वही अभी बताया कि ये इसके किसी काम की एनर्जी नहीं है, नहीं है ना, उसको या तो 10 चाहिए या 12 चाहिए होगी, इसके बीच की, इससे कम उसके लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती एनर्जी। तो इन एनर्जीज पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कुछ काम नहीं करेगा, वो उन्हें अब्सॉर्ब ही नहीं करेगा। When an electrons fall from those higher excited, हाँ मैम एग्जैक्ट उतनी ही चाहिए होगी, जैसे 11 होगी तो नहीं होगा? ना, एग्जैक्ट चाहिए होगी, मैम 40 तक भी नहीं जाएगा फिर? नहीं जाएगा, एग्जैक्ट चाहिए होगी, ठीक है। एनर्जी लेवल बताए हुए हैं कि हायर एनर्जी लेवल से लो में आएगा तो भी एग्जैक्ट अमाउंट का फोटोन ही रिलीज करेगा, ठीक है। अब आते हैं स्पेक्ट्रा पे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे लाइट है तो लाइट में कॉन्टिन्यूस बैंड ऑफ कलर्स होते हैं, जैसे हमारी व्हाइट लाइट है तो वहां पर तुम्हें 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में जो भी वेवलेंथ होगी वो सारी मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे स्पेक्ट्रा को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस बैंड, कि जो वेवलेंथ तुम्हें ढूंढनी है वो हर एक वेवलेंथ तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखो क्या कह रहा है कि मान लो मेरे पास ये एटॉमिक गैस और वेपर है, ठीक है, यहाँ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास कराते हैं इस वेपर से, तो क्या देखने को मिलेगा? हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिला। मुझे ये दिख रही है, ये तुम्हें जो लाइंस दिख रही हैं, येलो 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 येलो, या फिर रेड 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 और ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जब मुझे कुछ ही वेवलेंथ है वही इमिटेड होती हुई दिखाई दी, बाकी की जो बीच की वेवलेंथ थी वो सारी मिसिंग थी, ठीक है, सिर्फ कुछ ही थी जो इमिट करी इस एटॉमिक वेपर गैस ने, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन हमने कल डिस्कस किया था, बाकी अभी और भी डिस्कस करेंगे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोटोन ही रिलीज करेगा, है ना। जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आएगा तो जिस अमाउंट के फोटोन को रिलीज करेगा वही फोटोन वही फोटोन तो तुम्हें किस में दिखाई देगा? इमिशन में, है ना। जैसे अभी तुमने देखा था यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे, अब जैसे मान लो कोई 10 n इक्वल्स टू 2 पे होगा, जब वो ऊपर से नीचे आएगा 1 वाले में तो एक ही तो फोटोन को रिलीज करेगा जिसकी एनर्जी 10.2 होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होगी, तो यही वेवलेंथ किस में शो हो जाएगी? इमिशन स्पेक्ट्रा में, है ना। ये वेवलेंथ किस में शो हो जाएगी? इमिशन में शो हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 से सीधे 1 में जंप करेगा तो वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा बेटा?
3 से 1 में जब आएगा, 3 और 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो कि कितना है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी यहां से एक फोटोन निकलेगा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 12 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होगी, क्योंकि हमें पता है किसके बराबर होगी ये एनर्जी, hc/λ के बराबर होगी। तो इस पर्टिकुलर एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली वेवलेंथ है। तो जब भी तुम क्या करोगे, किसी भी गैस से एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा को वो कराओगे एंटर, मान लो यहाँ से कॉन्टिन्यूअस लाइन आ रही है, स्पेक्ट्रा आ रहा है, मतलब है ना, रेडिएशंस तुमने यहाँ से पास कराई गैस से। तो जब तुम इसका इमिशन स्पेक्ट्रा देखोगे तो तुम्हें सारी रेडिएशंस नहीं दिखेंगी, तुम्हें कुछ कुछ दिखेंगी। और ये कुछ कुछ पता चल गई कि क्या है वो कुछ कुछ, वो कुछ कुछ बस इन एनर्जी के बीच का डिफरेंस है। इमिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में आ रहा है तो क्या इमिट कर रहा है। तो जब वो इमिट करेंगे तो वो कौन सा रेडिएशन बनेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा वाला, है ना, वो बनेंगी तुम्हारी इमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर हुआ इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? ये व्हाइट लाइट का सोर्स मतलब कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन तुमने एंटर कराई इस गैस में, कॉन्टिन्यूअस एंटर कराने के बाद क्या देखा, अब ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बता दो कि क्या होगा। अब एब्जॉर्प्शन में क्या दिखाएगी तुम्हारी गैस, किस, अब तुम्हारा वो वाले इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी स्टेट में पड़े हुए हैं वो ऑब्जर्व करेंगे फोटोन्स को, और वो सिर्फ उन्हें ही ऑब्जर्व करेंगे जो उनको हायर स्टेट में पहुंचाने के लिए उस एनर्जी डिफरेंस का गैप है। तो जिन वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग वो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है उनको वो क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। एब्जॉर्ब कर लेंगी मतलब वो तुम्हारे इस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में से क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, जिसे हम मिसिंग बोलेंगे, है ना। तो ये है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, लोअर टू हायर जाएगा तुम्हारा एटम। सो सम इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एडिक्वेट फोटोन्स, तो वो अपने फोटोन्स को जो उन्हें चाहिए उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो दिखेंगे नहीं, उसका नाम हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और अगर दोनों को मिला दोगे तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। बात समझ में आ रही है, क्या हुआ होगा, दोनों स्पेक्ट्रा को मिला के क्या मिल जाएगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। भाई इमिशन वाला है, इसमें से इसने क्या जो नहीं चाहिए थी उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मतलब जो रिलीज हुआ वहां से तुम्हारा फोटोन, उन्हीं फोटोन्स की लाइट तुम्हें विजिबल होगी, करेक्ट, सिर्फ वही लाइट्स विजिबल होंगी, बाकी की कुछ विजिबल नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन में कुछ मिसिंग होगी, बाकी तुम्हें विजिबल हो जाएंगी। एब्जॉर्प्शन में कुछ ही मिसिंग होगी, बाकी तुम्हें सारी विजिबल होंगी। कुछ कौन सी मिसिंग होगी, जो एब्जॉर्ब कर ली गई। तो दोनों का एडिशन क्या मिल जाएगा, कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा ना। मेरी बात सुनो भाई, 7 रंग है विबग्योर, ठीक है, 7 कलर है हमारे पास विबग्योर। अब मान लो जब लाइट वो इमिट कर रहा है तो इमिट करने पर सिर्फ कितने कलर दिखाई, इमिट करने पे सिर्फ 3 रंग है जो वो फोटोन रिलीज करेगा, यानी विब, या तो वॉयलेट या इंडिगो या ब्लू, ठीक है। बाकी के कलर्स तुम्हें ये नहीं दिखाई देंगे ना, ग्योर वाले नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इमिशन स्पेक्ट्रा में कौन से कलर्स दिखाई दे रहे हैं भाई, इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या दिखाई दे रहा है, फोटोन की एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें एटॉमिक स्पेक्ट्रा से सपोज करो मिला VIB, ठीक है। अब तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या कह रहा है भाई, मैं सिर्फ कुछ ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा, बाकी सबको तुम्हें दिखा दूंगा, है ना। और वो कुछ कौन सी वाली एब्जॉर्ब करेगा, वो जो उनका एनर्जी का डिफरेंस है। तो वो यहाँ पर अब कौन सी वाली को एब्जॉर्ब कर लेगा, बताओ, किसको एब्जॉर्ब करेगा, बाकी तुम्हें सब दिखेंगी। अगर उसने रिलीज VIB करी है तो यानी यही तो एनर्जी डिफरेंस है, तो एब्जॉर्ब भी तो ये नहीं करेगा, है ना। तो VIB को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब तुम्हें कौन सी दिखा देगा, वो सारी की सारी ग्योर वाली जो बची हुई है वो दिखा देगा। तो पहले वाले से VIB मिल गया, सेकंड वाले से ग्योर मिल गया, तो मिलके क्या बन गया, विब ग्योर मिल गया,
कुछ समझ में आया? कुछ भेजे में जा रहा है? क्या हुआ यस बेटा? अरे देखो 7 रंग है। अब एक बात बताओ मुझे, इमिशन और एब्जॉर्प्शन में क्या है? इमिशन का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लो में आ रहा है, हाई स्टेट से लो में आ रहा है, बट वो एग्जैक्टली है क्या? एनर्जी का डिफरेंस ना। जब वो फोटोन रिलीज होगा तो एक एनर्जी का डिफरेंस आएगा, करेक्ट? अब वो हो गया इमिशन। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में है, वो लोअर से हाई एनर्जी में जाएगा, तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, बट क्या वो एनर्जी उतनी ही होगी जितना कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने में रिलीज कर रहा है? हाँ या ना? करेक्ट? क्या कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे? समझ आ गया? आगे बढ़ूं? अभी भी नहीं आया इतना समझाने के बाद? भाई अब तो सारे एग्जाम्पल लेके समझा दी बेटा। कहाँ कंफ्यूजन हो रही है बोलो? सुमित कहाँ कंफ्यूजन हो रही है बेटा? बताओ। मैम मुझे तो नहीं है। और किसी को? शाजिया? शाजिया? शाजिया तो निकल ली क्लास से। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्पेक्ट्रा है कि थियोरेटिकली हम ऐसे पढ़ते हैं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल लाइफ में। ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रल सीरीज आती है। ठीक है, जैसे हम देखो सबसे पहले बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज क्या कहती है? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका सब चीज कर लिखा होगा, लास्ट स्लाइड। देखो हमारे पास हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा आता है, तो मेरे पास ये 5 सीरीज हैं जो हम पढ़ते हैं। पहली लाइमन सीरीज, ठीक है। उसके बाद पाशकन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज क्या कहता है कि मान लो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट वाले शेल में आ रहा है, मेरी बात सुन रहे हो, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, भाई बहुत एनर्जी लेवल होंगे ये लोग, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, किसी भी लेवल से, लेकिन आ किस में रहा है? 1 में जंप कर रहा है। बात समझ में आई? ऊपर के कहीं से भी आके किस में जंप करेगा? 1 में जंप करेगा। तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। समझ में आया? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से अगर फर्स्ट स्टेट में आता है, यानी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जो स्पेक्ट्रा बनेगा उस स्पेक्ट्रा को हम कौन सी सीरीज में नाम देंगे? लाइमन सीरीज में। ठीक है, पाशकन सीरीज में क्या होगा कि मेरे पास कोई भी कहां से आएगा? सेकंड वाला कहां गायब हो गया? सेकंड वाला कहां गया? पाशकन, ब्रैकेट, लेमन, पी फंड। सेकंड वाला इसमें कहां गायब कर दिया? सेकंड, हाँ बाल्मर आ गया ना, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज गायब थी। बाल्मर में क्या होगा बेटा? किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से कहां पर आएगा तुम्हारा पार्टिकल, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन? सेकंड वाले में, है ना। हायर एनर्जी स्टेट में अगर वो फाइनल अपना ट्रांजिशन कहां करेगा? सेकंड वाले में करेगा। फिर थर्ड कौन सी सीरीज है? पाशकन सीरीज। पाशकन सीरीज में क्या होगा? किसी भी हायर स्टेट से कौन से वाले शेल में आएगा? थर्ड वाले में। ये ब्रैकेट सीरीज क्या है कि किसी भी हायर स्टेट से किस में आएगा? फोर्थ वाले में। तो ये कुछ सीरीज हैं जिसमें ये तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे। अब इनका स्पेक्ट्रा दिया हुआ है कि जैसे लाइमन सीरीज किस में लाई करती है? अल्ट्रावायलेट में। ये पाशकन सीरीज किस में लाई करेगी? इंफ्रारेड रीजन में, है ना। ये तुम्हें याद करनी पड़ेंगी।
बाल्मर ऐसी सीरीज है जो कि विजिबल रीजन में लाई करती है। हाँ जी, बाल्मर सीरीज, ये रहा। बाल्मर वाला किस रीजन में लाई करता है? ये लाई करता है तुम्हारा विजिबल रीजन में, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया। देखो ये एनर्जी डिफरेंस है, ये वाली वैल्यू जो ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। E2 माइनस E1 क्या लिखोगे? एनर्जी अभी निकालिए 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। भाई एनर्जी क्या लिखा है तुमने? ठीक है, ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? तुम्हारे हाइड्रोजन के लिए, तो Z1 लिखा हुआ है। यहां से E को क्या लिखोगे? HC अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है। Z को मान लो, Z स्क्वायर को भी बाहर ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर क्या लिखोगे तुम? एनर्जी डिफरेंस, जैसे अभी लेते आ रहे थे हम E2 माइनस E1, है ना। तो यहाँ पर मान लो 1 अपॉन N2 का स्क्वायर कुछ भी होगा, माइनस 1 अपॉन N1 का स्क्वायर। एनर्जी डिफरेंस लिया है वो E2 माइनस E1 वॉट जो फोटोन रिलीज होगा, मान लो E2 माइनस E1 सेकेंड शेल से फर्स्ट में आ रहा है, तो यही तो लिखोगे। तो ये N2 हो गया, ये N1 हो गया। अब यहाँ पर ये N2 को चेंज करते जाओ कि मान लो सेकंड से आया, किसमें? N कुछ भी हो सकता है, 3 4 5। अगर ये बाल्मर सीरीज है तो ये वाला N फिक्स हो जाएगा, N2 कि आना किसमें है? फाइनली। N2 कहाँ है? फाइनल कहाँ आ रहा है? N2 का मतलब क्या है? फाइनल पोजीशन, समझ लो कि फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है। तो बाल्मर सीरीज में बेटा फाइनली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? कौन सी शेल में? N की वैल्यू कितनी रहेगी? N2। N2 फिक्स्ड हो जाएगा, कितना? 2, ये फिक्स है, समझ में आया। और ये N जो है ये वेरी कर सकता है, 3 4 5। अब क्लियर हुआ। उसके बाद लाइमन सीरीज में क्या होगा? N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी लाइमन सीरीज में? कौन से शेल में आएगा? ग्राउंड वाले में। तो ग्राउंड यानी N2 की वैल्यू उसमें कितनी हो जाएगी? 1। 1। अब देखो, अब मैं क्या चाहती हूँ, ये HC 13.6 ये सब एक कांस्टेंट बन जाए। तो ये HC को इधर ले आओ, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट क्या आता है? R, जिसे हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ लैम्डा और नंबर्स के बीच में एक इक्वेशन आती है, जिसमें तुम ये निकाल सकते हो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी इस शेल से इस शेल में आया है तो कितने अमाउंट का वेवलेंथ रिलीज करेगा, तो वो यहाँ से तुम निकाल सकते हो। तो ये N इक्वल्स टू 3। अब ये बोल रहा है वी ऑब्टेन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एट H अल्फा। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो ये N की वैल्यू मैं मान लेती हूँ हाइयर है, ये एनर्जी लेवल मान लो 10, ये 10th है, ये N इक्वल्स टू सेकेंड है, ठीक है। ये N इक्वल्स टू 5 है। एक तो ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो 10 से लेके 2 पे पड़ रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है जो N यहां से लेके यहाँ ट्रांजिशन कर रहा है। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी भाई? कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से आएगा? पहला इलेक्ट्रॉन या दूसरा? दूसरा। किस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है? दूसरे के पास। कैसे भाई? दूसरे के पास क्यों है एनर्जी ज्यादा? पहला वाला देखना कौन से शेल में है, कौन से वाले के पास ज्यादा एनर्जी है बेटा बताओ। आरुष किसके पास ज्यादा एनर्जी है? मैम फर्स्ट के पास। फर्स्ट कहाँ है यहाँ? अच्छा ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के पास है ना। देखो भाई N इक्वल्स टू 10 है ना, मतलब आप जितनी ऊपर शेल में जा रहे हो उन इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी ना। अब्दुल्ला क्या पढ़ रहे हो बेटा? देखो जो ग्राउंड, हाँ जैसे ग्राउंड स्टेट में है उसके पास तो सबसे कम एनर्जी है बेचारे के पास, लेकिन तुम जितनी हायर एनर्जी स्टेट में जाओगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को उस हायर एनर्जी में पहुंचाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी दी, तो वो वहां तक पहुंचा कैसे? उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम कहोगे कि मेरे पास E1 जो है किससे ज्यादा है? E2 से ज्यादा है। बात समझ में आई? तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं किसके बराबर है? HC अपॉन लैम्डा,
ठीक है, तो सपोज करो एक फोटोन यहां से निकला, जिस फोटोन का नाम दिया P1, एक फोटोन यहां से निकला, इसका नाम दिया P2। अब हम कह रहे हैं आपसे कि मुझे ये बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब देखो E1 ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर E1 ज्यादा है तो λ1 क्या होगा भाई, कम हो जाएगा ना, वेवलेंथ कम। इसका मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसकी एनर्जी तो ज्यादा है, बट इसके पास जो वेवलेंथ आएगी वो क्या होगी, स्मॉल। ठीक है, तो एक ऐसा फोटोन रिलीज होगा जिसका वेवलेंथ स्मॉल होगा। P2 की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये वेवलेंथ हो जाएगी लार्ज। तो यहाँ पे इन्होंने वेवलेंथ ही निकाल के बताई है कि अगर हम n=3 रखते हैं तो वेवलेंथ कुछ मिलती है इसके आसपास। तो ये कह रहा है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी उस सीरीज को हम H अल्फा बोलेंगे। ठीक है, अल्फा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, मुझे तुम खुद बताओगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में कौन से नंबर पे मिलेगी। बाल्मर सीरीज में N2 तो फिक्स है, देखो सोच के बताना, बाल्मर सीरीज में N2 फिक्स है, कितना 2। N की किस वैल्यू पे सबसे लार्जेस्ट मुझे वेवलेंथ मिलेगी बेटा, लार्जेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, अरे आर्यन इन्फिनिटी कैसे, हाँ 3 पे, 3 वेरी गुड, हाँ 3 पे है ना। लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब है हमें फाइनली 2 पे लेके आना है। लार्जेस्ट कब होगी, जब वो कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा वहां से 3 वाला आएगा, तो यानी यहाँ पर एनर्जी सबसे कम होगी ना। तो अगर तुमसे वेवलेंथ की पूछे तो देख लो एनर्जी, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेके आएगा। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेके आएगा उसको क्या बोलेंगे, H अल्फा। देखो ये पेपर में आते हैं, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि बच्चे याद नहीं रखते ना इन चीजों को, तो ये पूछ लेता है। तो H अल्फा क्या है, पता चला H अल्फा क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जहां पर तुम्हारा फोटोन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रिलीज करेगा। अब ये हर सीरीज के लिए हो सकता है, जैसे अब मैं तुमसे पूछूं ब्रैकेट सीरीज के लिए बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n क्या रखना पड़ेगा, M5 ब्रैकेट सीरीज में तो खुद 4 पे आ रहा है वो, ब्रैकेट सीरीज में तो बेटा 4 होता है ना, 4 में आएगा वो। एक सेकेंड, 6 क्यों, 5 क्यों नहीं होना चाहिए, मैम ब्रैकेट 5 ही सीरीज, बोला था। हाँ ब्रैकेट सीरीज में 4 में आ रहा है ना, तो तुम्हारे लिए 5 पे होना चाहिए। ठीक है, पी फंड वाली में कहा होगा 6 पे। ओके, समझ में आ गई। H इन्फिनिटी, H इन्फिनिटी तो समझ गए होंगे, H इन्फिनिटी क्या है या H डेल्टा क्या है। यहाँ पर तुम्हारी जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा मिनिमम हो जाएगी, है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो खुद देखो बाल्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिली, जब तुमने n को इन्फिनिटी रखा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बाल्मर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, पी फंड के लिए शॉर्टेस्ट क्या है, तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, इन्फिनिटी रख देना, तो ये शॉर्टेस्ट आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज। तो ये किसी के लिए भी पूछी जा सकती है। रीजन याद रखना कि कौन किस रीजन में लाई करेगा, अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल, बाकी के नीचे सब इंफ्रारेड। ठीक है, और यहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कुछ कुछ छोटा छोटा बच गया है, छोटी छोटी चीजें, वो अब मंडे वाली क्लास जो लगेगी उसमें कर लेंगे। टेस्ट दे देना शांति से, ठीक है बेटा, आई होप कर लोगे तुम, टेस्ट में कर लोगे, जितना बने कर लेना। बाकी हम लोग अभी 2-3 दिन और इस चैप्टर पे देंगे, है ना, क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे क्लास में बैठ के, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है। ओके देन एवरीवन, बाय, गुड नाइट। ऊपर वाला भी है, ऊपर वाला भी है, हाँ ऊपर वाला भी है, फिर वो देख रहे हैं तुम्हें कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, उसी के हिसाब से देंगे रिजल्ट तुम्हें, पढ़ लो इसलिए।